स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी NSAID विच इज़ अ टॉपिक फ्रॉम नर्वस सिस्टम ऑफ फार्माकोलॉजी। मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं नर्वस सिस्टम की पूरी फार्माकोलॉजी के एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस सबसे पहला टॉपिक है एनाल्जेसिक्स में से NSAID। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं आज। NSAID क्या होता है? NSAID की फुल फॉर्म होती है जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इन्फ्लामेशन में बहुत हेल्प करती हैं और ये स्टेरॉइड इन नेचर नहीं होती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेशन में क्या क्या साइन हमें शो होते हैं? जो 5 कार्डिनल साइन होते हैं, दैट इज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। इन सबको ट्रीट करने के लिए हम NSAID देते हैं। ये पेन को भी रिलीव करती है, इसलिए ये एज अ एनाल्जेसिक्स भी यूज होती है हमारी बॉडी में। बट ये कौन से टाइप के पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है? दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट। मॉडरेट टू सीवियर पेन को अगर हमें ट्रीट करना है या उससे रिलीव होना है तो हम कौन सी एनाल्जेसिक देते हैं? वो हम देते हैं ओपियोइड्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो NSAID का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। इसके और भी नाम से इसे जाना जाता है, जैसे कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स ब्लॉकर एंड कॉक्स एंटागोनिस्ट। अब ये कॉक्स क्या है? कॉक्स एक एंजाइम होता है जो कि इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और ये किसे प्रोड्यूस करता है? चेंज करता है, एक्चुअली कन्वर्ट करता है एरेक्डोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में। जो अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे। देन ये जो NSAID होती है ये इसी एंजाइम को, दैट इज साइक्लेज ऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देती है, इसलिए इसका नाम एक और क्या है? कॉक्स इनहिबिटर। इसे ब्लॉक कर देती है तो कॉक्स ब्लॉकर। इसे एंटागोनाइज करती है, मतलब इसका एक्शन जो कॉक्स करता है उसे परफॉर्म नहीं करने देती, इसलिए इसका नाम होता है कॉक्स एंटागोनिस्ट। है कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई? NSAID एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है, फीवर को रिलीव करने में हेल्प करती है और इन्फ्लामेशन। देखो, जो इन्फ्लामेशन होते हैं उसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं, जिससे मैंने अभी बताया। तो उसमें से एक कार्डिनल साइन पेन भी था और एक कार्डिनल साइन था इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स फीवर। तो इन जो साइन को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या देते हैं? NSAID। तो इसका मेन 3 इफेक्ट शो होता है जब हम NSAID लेते हैं। तो उसका कौन कौन से इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं? पहला होता है एंटी इंफ्लामेटरी, दूसरा होता है एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर को ट्रीट करने के लिए, और तीसरा होता है एनाल्जेसिया, दैट मीन्स पेन से रिलीफ पाने के लिए। बट किस टाइप का पेन? दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं, उससे पहले हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझते हैं कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है। देन हम देखते हैं जैसे हमारे ये टिश्यूज हैं, इसमें कोई भी इंजरी हुई, कोई भी सेलर इंजरी है, मैकेनिकल हुई, थर्मल हुई, कोई भी टाइप की सेल इंजरी हुई, तो जो हमारे सेल है वो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। तो वो एक्सपोज हो जाती हैं। जैसे ही फॉस्फोलिपिड एक्सपोज होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एरेक्डोनिक एसिड में। जो ये एरेक्डोनिक एसिड होता है ये कॉक्स की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन में। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये पेन का प्रिकर्सर होता है, मतलब इसी प्रोस्टाग्लैंडिन से आपको पेन सेंस होता है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल देता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? सेल इंजरी हुई है। अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ कि इंजरी हुई कोई भी टिश्यू में तो जो फॉस्फोलिपिड है वो एक्सपोज हुआ। फॉस्फोलिपिड एरेक्डोनिक एसिड में चेंज हो जाता है और एरेक्डोनिक एसिड कॉक्स 2 की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज हो जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रिकर्सर होता है पेन का, क्योंकि वो सिग्नल देता है सेंसरी न्यूरॉन को कि यहाँ पर सेल इंजरी हुई है। ठीक है। नाउ अब NSAID का क्या काम है? NSAID जो ये कॉक्स है, कॉक्स यहाँ पर कौन सा कॉक्स वर्क करता है? दैट इज कॉक्स 2। कॉक्स 3 टाइप के होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। पर जो एरेक्डोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज करता है वो होता है कॉक्स 2। तो NSAID का क्या काम होता है? ये कॉक्स 2 की एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है, मतलब कॉक्स 2 अपना काम नहीं कर पाता।
और कॉक्स 2 अपना काम नहीं कर पाएगा तो एरेक्टोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज होगा ही नहीं, और प्रोस्टाग्लैंडिन में वो चेंज नहीं हुआ तो ये किसको सिग्नल देता था, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल देता था कि यहाँ पर सेल इंजरी हुई है, तो पेन परसीव हो रहा था। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं तो कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती है। तो दिस इज अ जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ NSAID, जिसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो NSAID है ये COX-2 को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से क्या होता है, एरेक्टोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज नहीं होता, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमें पेन का परसेप्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ लिखा है कि NSAID ब्लॉक कॉक्स एंजाइम एंड हेंस एरेक्टोनिक एसिड डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अभी कॉक्स क्या है, थोड़ा सा कॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉक्स की फुल फॉर्म होती है साइक्लेस ऑक्सीजनेस, जो कि 3 टाइप का होता है, COX-1, COX-2, COX-3। COX-1 होता है कंस्ट्रक्टिव और COX-3 भी कंस्ट्रक्टिव होता है। ये हमारी जो नॉर्मल ऑर्गन्स है उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जैसे COX-1 किसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, किडनी की और प्लेटलेट की। जबकि जो COX-3 होता है वो किसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ब्रेन और हार्ट की। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जबकि जो COX-2 होता है वो इंड्यूसिबल होता है, वो एरेक्टोनिक एसिड को किस में चेंज कर देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में। और ये अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो आपको पेन का परसेप्शन होगा। तो जो हमें NSAID में जिसको ब्लॉक करना है वो मेनली किसको ब्लॉक करना है, COX-2 को। COX-1 को ब्लॉक नहीं करना, COX-3 को ब्लॉक नहीं करना, पर कौन सा COX को ब्लॉक करना है, COX-2। तो ये 3 टाइप के COX थे, जिसमें 2 कंस्ट्रक्टिव है और एक इंड्यूसिबल है। नाउ इसका क्लासिफिकेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी है इसका, कि जो NSAID होता है वो COX-2 को ब्लॉक कर देता है, एरेक्टोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको पेन का परसेप्शन नहीं होता है। बट जो क्लासिफिकेशन है उसमें जरूरी नहीं है कि जो ड्रग्स है वो सिर्फ COX-2 को ब्लॉक करें। तो बेस्ड ऑन द सेलेक्टिविटी हम इसे कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं 4 ग्रुप्स में। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा होता है सेमी सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, और फोर्थ कैटेगरी होती है पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब हम जानते हैं कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर का क्या मतलब है। नॉन सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो ये ऐसे कॉक्स इनिबिटर होते हैं या ऐसे NSAID होते हैं जो तीनों पे एक्ट करते हैं। किस पे, COX-1 पे भी, COX-2 पे भी, COX-3 पे भी, तीनों को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे हम ऐसे ड्रग्स को, ऐसे NSAID को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जिसका एग्जांपल है एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। ये जो 3 है ये मेन एग्जांपल है। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एस्पिरिन का दूसरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिन। ठीक है, तो मेन 3 आपको याद रखना है, और उसमें से भी सबसे मेन कौन सा है, एस्पिरिन। एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन, ये तीनों ही नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है। दैट मीन्स ये COX-1 को भी ब्लॉक करते हैं, COX-2 को भी ब्लॉक करते हैं, COX-3 को भी ब्लॉक करते हैं। नाउ आते हैं सेमी सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। ये ऐसे इनिबिटर होते हैं जो मेजरली तो COX-2 को ब्लॉक करते हैं, बट कुछ अमाउंट में या कुछ परसेंटेज में COX-1 और COX-3 को भी इनिबिट करते हैं। पर मेन टारगेट तो इनका COX-2 होता है, बट कुछ अमाउंट में COX-1 को भी और COX-2 को भी ब्लॉक कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, डाइक्लोफिनेक, एक्लोफिनेक, नीमोसलाइड। ये 3 है, इसके मेन एग्जाम्पल है डाइक्लोफिनेक, एक्लोफिनेक और नीमोसलाइड। अब आते हैं हमारे मेन, दैट इज सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जो एक्चुअली में हमें चाहिए थे। ये सिर्फ किसको ब्लॉक करता है, COX-2 को। मतलब जो एरेक्टोनिक एसिड है वो किस में चेंज नहीं हो पाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो ऐसे कॉक्स इनिबिटर को या ऐसे NSAID को बोलते हैं सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, जिसका एग्जांपल है सीलोकॉक्सिब। इसके एंड में आपका जो आएगा उसका आएगा कॉक्सिब कॉक्सिब कॉक्सिब, दैट इज सीलोकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, इटॉक्सीकॉक्सिब। ठीक है, अब आते हैं पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक्चुअली ये जो कैटेगरी है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में ही आता है, बट ये पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कम होता है, इसलिए इसे हमें अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया है। इसका एग्जाम्पल है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का एक और नाम होता है एसिटामिनोफेन। अब इन क्लासिफिकेशन में, इन ड्रग में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एक चीज पे देना है कि सबसे सेफेस्ट NSAID
आई एम टॉकिंग अबाउट सेफेस्ट NSAID प्रेगनेंसी में या चिल्ड्रन बिलो 15 में कौन सी है? तो उसका आंसर है पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल है वो सेफ होती है प्रेगनेंसी में NSAID, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होते हैं 15 ईयर्स से बिलो, उनके लिए भी ये सेफ होती है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। कौन सी NSAID प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में सेफ होती है, दैट इज पैरासीटामोल। और कौन सी NSAID एल्डरली पेशेंट को ज्यादा दी जाती है, दैट इज डाइक्लोफेनेक सोडियम। दीज आर द क्वेश्चंस जो पूछे गए। अब एक और चीज आपको मैं बता देती हूँ यहाँ से एस्पिरिन के बारे में। जो एस्पिरिन होती है वो 15 ईयर के छोटे बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि उसकी वजह से एक सिंड्रोम हो जाता है उस पेशेंट में या उस बच्चे में, दैट इज रे सिंड्रोम। क्या हो जाता है? रे सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, जो वो बच्चा है जिसने एस्पिरिन का कंजप्शन किया है, उसमें एक तो इंसेफेलोपैथी हो जाती है, मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है, और दूसरा किडनी डैमेज हो जाती है। दो मेजरली, सॉरी, किडनी नहीं, लिवर डैमेज होता है। दो चीजें डैमेज होती हैं, दैट इज ब्रेन एंड लिवर। इसलिए एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिलो 15। नाउ हम बात करते हैं, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता दिए। अब आपने सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब आप ये ड्रग्स किन किन पेशेंट में देंगे, आपको इनके इफेक्ट से ही पता होगा। ऐसे पेशेंट जिनको पेन हो रहा हो, ऐसे पेशेंट जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, ऐसे पेशेंट जिसमें फीवर आ रहा हो क्योंकि एज एंटीपायरेटिक भी काम कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जिससे पेन है कौन सा, मेंस्ट्रुअल पेन, दैट इज डिस्मेनोरिया। इन सब में आप NSAID देते हो, ठीक है। NSAID तो सबने कभी ना कभी ले ही रखी होगी, डाइक्लोफेनेक ले रखी होगी, एस्पिरिन ली होगी, ठीक है। पैरासीटामोल तो ले ही लेते हैं फीवर में। तो ये सब एक्शन, ये सब इंडिकेशन है किसका, NSAID का। अब ऐसी किस कौन सी चीज है जिसमें हम, कौन सी कंडीशन है जिसमें हम NSAID नहीं देते हैं। सो NSAID कौन कौन सी कंडीशन में नहीं देते हैं। अब पहले इसे समझने से पहले मैंने आपको कॉक्स के बारे में बताया था, दैट इज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 3। अब एक बात बताओ, अगर कॉक्स 1 इनिबिट हो जाएगा या कॉक्स 3 इनिबिट हो जाएगा, तो जो उसकी GI फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जो किडनी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है, जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और हार्ट फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी अगर हमने नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर दे दिया तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हम ऐसे पेशेंट में नहीं दे सकते हैं जिसे GI रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर हो। हम ऐसे किसी पेशेंट में नहीं दे सकते हैं जिसे रीनल फेलियर हो, किडनी डिसऑर्डर हो, हम उसमें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे पेशेंट में नहीं दे सकते जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी टू दैट ड्रग, कि वो नहीं, जैसे वो कंजप्शन करेगा उसकी बॉडी में रिएक्शंस बन जाएंगे, तो उसमें नहीं दे सकते। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में हम एस्पिरिन नहीं देते हैं, जबकि सेफेस्ट जो मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, पैरासीटामोल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी हिसाब से इसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे। कैसे कैसे साइड इफेक्ट देखो, अगर कॉक्स 1 इनिबिट हो जाएगा तो GI फंक्शनिंग में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, GI की वजह से 5 चीजें हो सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा हो सकता है गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक अल्सर या पैप्टिक अल्सर जिसे बोलते हैं, अल्सर बन जाएंगे, ठीक है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, डिस्पेप्सिया मतलब इनडाइजेशन, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, और एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। ये सब सिम्टम्स साइड इफेक्ट तब आते हैं जब कॉक्स 1 इनिबिट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है उस पेशेंट को, क्योंकि कॉक्स 1 जो है वो रीनल फंक्शनिंग में भी हेल्प कर रहा था, तो रीनल फेलियर हो सकता है। कॉक्स 3 किसमें फंक्शन कर रहा था, ब्रेन में, तो हो सकता है उस पेशेंट को कंफ्यूजन हो, ड्राउजीनेस हो, डिसोरिएंटेशन हो, ठीक है, ये सब हो सकता है। और हार्ट पे भी काम कर रहा था, तो इस वजह से हाइपर टेंशन भी हो सकता है उस पेशेंट को, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है उस ड्रग से। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ NSAID। अब आपको कभी कभी MCQ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज अ एंटीडोट, कुछ चीजों के एंटीडोट दिए जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आपकी दो ही है यहाँ पर, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। तो एस्पिरिन का तो कोई एंटीडोट नहीं होता, देयर इज नो एंटीडोट फॉर एस्पिरिन, बट
पैरासीटामोल का एंटीडोट होता है, तो वो क्या होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन। ये आपको एज अ एमसीक्यू पॉइंट आप याद रख सकते हो। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने टोटल एनएसईआईडी के बारे में पढ़ा। एनएसईआईडी क्या होता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके इंडिकेशन, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उसके साइड इफेक्ट्स, और उससे रिलेटेड जो भी एंटीडोट आप दे सकते हो पेशेंट को, वो अगर उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाती है, जैसे पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो हम क्या दे सकते हैं, एनेसिटाइलसिस्टीन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओपियोइड्स के बारे में, पर मैं ओपियोइड्स पढ़ाने से पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट नोसिसेप्शन के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेन कैसे हमें महसूस होता है। ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ओपियोइड्स के फंक्शंस को या ओपियोइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।